अस्सलाम वालेकुम शाराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज हम दो जो है मौज़ूआत उन पर बात करेंगे। पहला बात तो ये है कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनकी तौसी के हवाले से जो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, आया तौसी हो ना हो, रिमूवल के हवाले से क्या हो, एक ऑर्डिनेंस जो है वो उसके ज़रिए से नैब के कानून में तरमीम की जा रही है। बेसिकली मकसद उसका यही था कि मौजूदा चेयरमैन नैब जो हैं ये कंटिन्यू करें। इस पर जो है वो बंद दरवाज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा मुशावरत होती रही। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जो हैं उनको कानूनी मशवरे दिए जाते रहे। वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफिस इस हवाले से खासा सरगर्म रहा। और अब फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने ये कहा है कि कल इम्कान यही है कि जो ऑर्डिनेंस है उसमें तरामीम का मुसवदा भिजवा दिया जाएगा सदर को, और कल ये मुसवदा एक टेम्परेरी लेजिस्लेशन यानी कि आर्जी कानून ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुल्क में नाफिजुल अमल होगा, जिसके तहत जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कंटिन्यू करते रहेंगे अगले चेयरमैन नैब की तकर्री से तक। इस पर बात करेंगे। और दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है। जैसा पिछली समाअत के ऊपर मरीम नवाज़ ने कहा था कि वो इस अदालत के अंदर एक दरख्वास्त देंगी और पहले उस दरख्वास्त का फ़ैसला और फिर उसके बाद उनकी अपीलें जो हैं वो सुनी जाएँ। अब बड़ी इंटरेस्टिंग मूव हुई है, और वो मूव ये है गो कि ये मटेरियल जो है पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने था, लेकिन अब एक फॉर्मल दरख्वास्त के ज़रिए, और ये दरख्वास्त दाखिल की गई है जहाँ जो कोई कानूनी हिकमत अमली भी तब्दील की गई है, वहाँ पे वकील भी तब्दील किए गए हैं। और इरफान कादिर, साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, उनको मरीम नवाज़ के वकील के तौर पर लिया गया। और उधर से ये एक दरख्वास्त आई है, जो कि दरख्वास्त का जो मरकज़ी नुक्ता है वो यही है कि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है इस केस के ज़रिए से, और तो लिहाजा ये जो सज़ाएं हैं इनको कलअदम किया जाए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की, जिसने मियां नवाज शरीफ को 8 साल और मरीम नवाज़ को जो है वो 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड शायद जुर्माना है। बहरहाल मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, लेकिन ये जुर्माने की सज़ाएँ। तो बात करते हैं मलिक साहब। अब मेरे साथ हसनात मलिक, सॉरी मैं तारुफ करवाना भूल गया, असल में काफ़ी दिन के बाद आए हैं ना। मलिक साहब, अब ये फवाद चौधरी साहब जो हैं, हाँ की पकौड़े तो की हो गया नहीं, मैंने कहा आप चाय शाय पानी पकौड़े हमें पिलाएं तो ज़री बात है, जर्नलिस्ट तो यही चाय पकौड़े दे चला। हमारी क्या, हमारे ना कोई प्लाट, हमने ना हमारी कोई प्रॉपर्टी ऑफशोर कंपनी, हमारे तो सिर्फ पकौड़े ना प्लाट ना ऑफशोर कंपनी, ना कोई गड्डी है ना कोई मोटरसाइकिल है। असि तो हड़वी कोई नहीं, अभी आप नौजवान हैं, यंग हैं, मेहनत करें, आगे बढ़ें, आप अपने एसेट बनाएंगे यार। अल्लाह करे आपकी भी 10 ऑफशोर कंपनियां हो। सही बात, ठीक है भाई। इमरान खान साहब ने भी तो न्याजी सर्विसेज 82 में बनाई थी ना। तो ठीक है ना। हाँ, तो बंद बैंकों का जिक्र तो हम यहाँ पे करेंगे नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, तो ये चेयरमैन नैब के हवाले से आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने कहा है कि कल ऑर्डिनेंस जो है वो आ जाएगा। अच्छा, ये ऑर्डिनेंस जारी करने की हुकूमत को क्यों ज़रूरत महसूस हुई, ये तो सबको ही पता है ना, ठीक है ना। तो ये होता क्या रहा बंद दरवाज़ों के पीछे? सुना अटॉर्नी जनरल ऑफिस, वजारत कानून और बहुत सारे मशवरे हुए हैं, और बिल आखिर क्या हुआ? ये क़य्यूम साहब, असल में अभी जो हम एक्सक्लूसिव जो इंफॉर्मेशन है, मेरा ख्याल है और किसी के पास इस तरह की जो चीज़ है कि इस रिलेटेड नैब लॉ के हवाले से नहीं होगी। अभी ये मीटिंग तकरीबन आप कहें कि आधा घंटा पहले ख़त्म हुई है। बिल्कुल ठीक है। इसमें अटॉर्नी जनरल थे, लॉ मिनिस्टर फ़रूक नसीम थे, वज़ीर-ए-आज़म इसकी सरबराही कर रहे थे, मीटिंग जो भी आला थे, असद उमर थे, शहजाद अकबर थे, फवाद चौधरी थे और शफकत महमूद थे। तो पीटीआई की कोर टीम जो कोर किचन कैबिनेट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कोर टीम, तो वो क्योंकि इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने शुरू में अटॉर्नी जनरल को कहा कि जी नैब लॉ अमेंडमेंट के हवाले से आप प्रपोजल दें, बिल्कुल ठीक है, वो उन्होंने प्रपोजल दे दी।
ला मिनिस्टर ने फ़रोग नसीम साहब उनके दो साथ चीज़ों पे थी ना, जी। एक तो ये कि ये तसलसल बरकरार रहे, जी। और दूसरा जो सा था वो ये था कि जो चेयरमैन नैब की बरतरफी जो है वो उस हवाले से क्या हो। नहीं, इसके अलावा ये तकरीबन बताया जा रहा है 20 से ज़्यादा इसमें तरमीम बहुत Amendments ज़्यादा, आए हाँ बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट, ये बड़ा लंबा चौड़ी मतलब ब्यूरोक्रेसी के हवाले यानी से भी ब्यूरोक्रेसी होगी और भी बहुत सारा। याद है आपको एक आर्डिनेंस आया था, फिर वो एक्ट में नहीं हाँ। तब्दील हो सका था। बिल्कुल। ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी मुद्दत जो है वो 1 महीने से 6 महीने की गई है, बेल की प्रोविजन दी गई, एक फोरम ये महीने होगा, से 6 महीने क्या किया गया, ये प्रपोज किया गया। ट्रायल कंक्लूड करने का। अच्छा, ट्रायल 30 दिन से 6। जी। कोर्ट्स भी कहती इसके अलावा ये था कि जजेस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जजेस कौन होंगे, उसमें ये बात हो रही थी कि जी एक ओपिनियन ये थी कि वकील हों, लेकिन आज ये डिसाइड हुआ कि वकील नहीं होंगे, सिर्फ जजेस ही होंगे। कैरियर रिटायर्ड अगर ले सकते हैं तो ले लें, जुडिशियल ऑफिसर्स ही हों। लेकिन ये है कि ये नहीं होगा कि जी वकील के तौर पे जो है ना वो नहीं होगा। अच्छा। मेरा ख्याल है रिटायर्ड कभी नहीं। कल अब आर्डिनेंस आज जो मीटिंग थी, क्योंकि कल एक इनकी एक मीटिंग हुई, वज़ीर-ए-आज़म उसमें नहीं थे, उसमें ये था 2 इश्यूज़ पे इख्तलाफ आ रहे थे। एक अटॉर्नी जनरल साहब का जो था ड्राफ्ट था, एक लॉ मिनिस्टर फ़रोग नसीम साहब ने दिया। लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल फोरम नहीं होना चाहिए, फोरम सदर पाकिस्तान जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही रिमूवल का इख्तियार भी उसी के पास, और हम रूल्स बना देंगे कि वो सदर फारिग करें ना। लेकिन इसके अंदर तनकीद तो ये आई होगी ना कि फिर जो इंडिपेंडेंस है इसकी, क्योंकि इसको तो इसीलिए बनाया गया ना नैब को जी, जी। कि एक खुद मुख्तार इदारा हो। जी जी। हाँ, तो वो उसकी इंडिपेंडेंस फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाए। दूसरा वो कह रहे थे कि कंसल्टेशन ना हो, मतलब ये क्लेम था ऑपोजिशन लीडर की क्योंकि कंसल्टेशन इवन अटॉर्नी जनरल का ये था कि अगर आप चेयरमैन नैब को डीजीएफआई बनाने की कोशिश थी। जी, ये अगर फरूक नसीब साहब हाँ, अगर ये जो अटॉर्नी जनरल साहब की ये प्रपोजल थी कि इनको भी आपने 4 साल का एक नया टर्म देनी है तो आपको कंसल्टेशन करनी होगी, तो उस पे ये बताया जा रहा है कि इवन जो बहुत से लोग कंसल्टेशन में शहजाद अकबर, फ़रोग नसीम एक पेज पे थे, उस पे अटॉर्नी जनरल की सपोर्ट जो है वो फवाद चौधरी साहब ने की, और उस पे प्राइम मिनिस्टर मान गए कि ठीक है यार, जो है मैं भी ये कहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है इसमें क्रेडिबिलिटी आनी चाहिए, तो ठीक है लीडर ऑफ अपोजिशन से कंसल्टेशन होगी, ये नहीं ये बात मानेगी। और दूसरा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल फोरम पे भी उन्होंने कहा कि नहीं, सदर के मामले में कंट्रोवर्शियल हो जाएगा मामला, तो उसमें भी जो अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन थी कि जी फोरम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल हो, सदर पाकिस्तान को रिमूवल का इख्तियार ना हो, वो भी माना गया। तो ये 2 असल चीज़ें थी, इन पे जो इख्तलाफ था। और लेकिन अब जो मज़े की बात है कि जो आपने कानून है, आपने देखा होगा नैब लॉ का, उसमें जो है कि सदर पाकिस्तान विल अपॉइंट, यानी प्रेसिडेंट विल अपॉइंट विद द कंसल्टेशन ऑफ लीडर ऑफ हाउस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी सदर पाकिस्तान। तो इसमें यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर की ना आया कि जी मैं क्यों करूं, और ये वो भी बच सकते हैं कि जी सदर पाकिस्तान एक खत लिखेंगे शहबाज शरीफ साहब को, एक लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि जी आप अपने अपने नाम दें, मीडिया आ गया, हाँ 3 नाम दें, और तो प्राइम बिल्कुल, और ये अगर नहीं होगा, नहीं उसके बाद कमेटी है। अच्छा, कमेटी है, कमेटी जो है वो अगर कौन सी कमेटी, यानी पार्लिमानी कमेटी, ओके, यानी 8 लोग होंगे, वो जैसे जजेस के हवाले से ये है, फिर वही प्रोसेस होगा। तो ये अच्छी खुशाइन बात है, मेरा ख्याल है कि इसमें पीटीआई की तरफ से अगर ये बात की जी, खुशाइन बात ये है कि जावेद इकबाल साहब कंटिन्यू करते रहे, ये खुशाइन बात है। ये कंटिन्यू तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आप ओहदा खाली ना रखें, नहीं खाली ना रखे हैं, लेकिन ये भी तो कहा है ना कि जनाब सेम अपॉइंटमेंट भी नहीं हो सकती है एक बंदे की, एक्सटेंडेबल कर दिया गया है, लेकिन उसका ये भी नहीं है कि आप उसको जो है वो ये तो है सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा, नॉन एक्सटेंडेबल और रीअपॉइंटमेंट नहीं हो नॉन एक्सटेंडेबल तो कानून में है ना, क्योंकि कानून था, हाँ, अब उसको एक्सटेंडेबल कर दिया गया। अच्छा, लेकिन अब जहरी बात है, बात यह है कि जो जावेद इकबाल साहब के हामी हैं उनको कुछ तो देना, नहीं तो नया ऑर्डिनेंस लागू होगा या ये ऑर्डिनेंस जो है रेट्रोस्पेक्टिवली करेगा? नहीं रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, लेकिन जावेद इकबाल साहब को तो उसमें आ जाएंगे एक्सटेंड, 8 तारीख से इनका होगा। अच्छा, खत्म हो रहा है मुद्दत, और असल में ये स्ट्रेटेजिक एसेट हैं, आपको पता है जावेद इकबाल साहब हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट, हाँ ये नहीं अब मतलब आप कह रहे हैं कि ये एबटाबाद कमीशन के चेयरमैन भी रहे, ये प्रेस काउंसिल के चेयरमैन भी रहे, ये लापता कमीशन के चेयरमैन भी रहे, ये सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे जब इफ्तिखार चौधरी साहब को हटाया नहीं कि वो माजूल किया गया था, तो मतलब बहुत सारे फीदर्स हैं इनकी, यानी ये वो आप कहें नजरियाती जो सरहदों के मुहाफिज
मतलब उनके हमायती, या आप कहें खुद भी ये नजरियाती सरहदों के हमायती हैं। अच्छा, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, पता क्या उन्होंने बताया कि किसी एक अहम शख्सियत ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जब जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, पता ना आपको सरतापा वीडियो पे इनके वो जो सुप्रीम वो जुडिशल चल रहा है। काउंसिल में चल रहा है, उसमें बड़ी डेवलपमेंट अब हुई यही है। मैं कह रहा हूँ, ये फोरम जो अब बन गया है हाँ, इसमें अब ये देखें- जुनैद इकबाल साहब को आज शाम सोचना होगा कि इसमें जस्टिस काजी फैज हैं, जस्टिस उमर बंदयाल हैं, चीफ जस्टिस गुलजार हैं, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं और जवेद इकबाल साहब। मैं भी वो रिजाइन कर देंगे यार। मैं अब नोटिस आ गया इस उम्र में, मतलब तो ये बात भी है। फिर वो होगा, वो वहाँ पे उनकी गाड़ी रुकेगी, यहाँ से अंदर जाएंगे, मैं और आप कैमरा लेके खड़े होंगे हैं, देखें, और ये फिर बहुत- पूछेंगे वो सरता पाव का क्या हुआ। ये मेरा ख्याल तो है फिर कि वो बड़ी एम्बैरेसिंग सूरत हाल हो जाएगी उनके लिए। अच्छा है, उनके लिए भी बेहतर होगा कि वो खुद ही रिजाइन कर दें। खुद ही कह रहे हैं मैं नहीं, मैं बस- मेरी सेहत इजाजत मैं नहीं हूँ ब्रिज खेलनी। सेहत इजाजत नहीं देती। मतलब अच्छा, चले- इस हालात में देखें, एक सीनियर पूनी जज रहा हो, उसको नोटिस तो कयूम साहब अब जो कंपोजिशन है इसमें आएगा, एज जैसी जिस दिन ये हो जाएगा, मुझे लग रहा मैं है। आपको खबर दूं, अंदर की खबर दूं। जी पहले जो पुराने अटर्नी जनरल थे ना, अनवर मंसूर खान साहब, उन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तरीकाकार नहीं है, चेयरमैन नैब को याद है, कमरुज़्ज़मान चौधरी थे, और उसके हवाले से फवाद चौधरी साहब ये रेफरेंस लेके आए थे। लेकिन फिर जो है ना, ये अनवर मंसूर खान साहब ने ये राय दी इसी केस के अंदर, जिसमें जवेद इकबाल साहब के खिलाफ सरतपा वीडियो का मामला है, कि जी ये तरीकाकार नहीं है, तो ज़्यादा ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार नहीं है। लेकिन मज़े की बात ये है कि मेरी इतलात के मुताबिक अब जो है वो लीगल ओपिनियन चेंज हुआ है, और लीगल ओपिनियन अब तो ऑर्डिनेंस आ जाएगा कि वो जो एम्बिग्यूटी है वो उसमें तय हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगी। सुप्रीम जुडिशल लेकिन काउंसिल हाँ, फोरम। लेकिन जो है ना वो ये भी वहाँ पे भी ये बात हो गई भी है, कह दी गई है कि जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है चेयरमैन नैब की रिमूवल का प्रोसेस जो है ना, वो वही है जो हाई कोर्ट के जज का है या सुप्रीम कोर्ट के जज का है। तो एक तो ये बात हो गई। तो अगली जड़ी मीटिंग होनी है ना, वो सीधा ठक करके नोटिस जाना। हम बार बार कह रहे थे, आपको बता भी रहे थे कि अदालत के अंदर जो है ना, वो उस बिल्डिंग में कुछ भी होता रहे, लेकिन ये जो सफ़ेद रंग की बिल्डिंग है ना, इसके अंदर जो अदालती शख्सियात हैं, उनके नज़दीक ये बहुत नापसंदीदा अमल है। ये हम आपको पहले भी बाखबर किया था, अब फिर बाखबर कर रहे हैं। ये इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। इवन लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से भी बड़े कंसर्न हैं कि जो इस तरीके से वहाँ 35 इंचेस की स्क्रीनें लग रही हैं, 75 इंच का LED टीवी, 35 की बजाय 75 इंच का LED टीवी। उस पे भी सुना है कि कुछ बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जस्टिस काजी फैसा के बाद, आपने मेरी ट्वीट देखी थी ना, जी 75 इंच की LED। जस्टिस काजी फैसा केस के बाद वो ये हुआ कि हाई कोर्ट की तवज्जो इस वजह से नहीं हुई कि इंटरनल सुप्रीम कोर्ट में जजेस का वो कुछ चीज़ों पे ऐसा इख्तलाफ आया कि वो ऐसा लगा कि कोई क्लैश बन गया ये जो। तो मेरा ख्याल है अब ये रियलाइज हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल ललाग भी हो, आपस में कम मामला, और ये नीचे जो हाई कोर्ट मैं एक बात बताऊं, एक और भी किस्सा चल रहा है। वो मुनीर भट्टी साहब जो है ना, वो जो पंजाब बार काउंसिल के सदर हैं, ये सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, क्या हैं वो, उनके ओहदेदार हैं। तो उस हवाले से भी लॉयर्स के अंदर बड़ी खलबली है कि चीफ जस्टिस एक ऐसी रिप्यूट के बंदे के पास क्यों गए। तो ये भी एक मामला चल रहा है। अच्छा, आ जाए दूसरी डेवलपमेंट की तरफ आए। जी हाय हाय, मलिक साहब वापस लेके जाना पड़ेगा। आपको पता है जज अरशद मलिक का किस्सा, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की रिमूवल, और फिर उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बयान, और फिर सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दाखिल करने के लिए कहना, वो मॉनिटरिंग और वो सारे जो सवालात हैं, जो प्रोसेस था, उसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ के जो नए वकील हैं इरफान कादिर साहब, उन्होंने आज एप्लीकेशन दाखिल की है, और ये कहा है कि ये जो इसमें लुबे लुबाब ये है कि ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, कानून और आइन को जो है वायलेट किया गया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इसके लिए इस्तेमाल हुआ। उन्होंने पूरे इस प्रोसेस को इन बुनियाद पर कि जनाब अरशद मलिक का इतराफ़ी बयान कि मुझ पर दबाव था सज़ा देने का शरीफ फैमिली को, और फिर उसके बाद जो है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का वो स्टेटमेंट जो कि उन्होंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर दिया था कि जिसमें 2 साल की मेहनत ज़ाया ना कर दीजिए हमारी। तो ये सारी चीज़ें बुनियाद बना के आज जो है वो दरख्वास्त दाखिल हो गई है। तो इस पे जो है वो आगे मुकदमा चलना है। कैसे देख रहे हैं आप? देखें केस, आपको एक और चीज़ भी तो पता है ना इरफान कादिर साहब के बारे में।
नहीं, इरफान कादिर साहब जो हैं वो प्रोफेशनल वकील हैं, वो कोई भी एंगेज करे, चाहे उन्हें जस्टिस कादी फाइसा केस में एंगेज किया गया, चाहे वो फैज़ाबाद धरने में रिव्यू अगर एमक्यूएम ने दायर किया तो लॉ मिनिस्ट्री ने, या जो भी उसमें भी उनका शामिल थे। इसके अलावा जो पीटीआई के सीनियर वकील थे किसी टाइम पे थे, जो पनामा लीग की पिटीशन ड्राफ्टिंग में जो असल है जो कर रहे थे वो लोग, वो कहते हैं पहली जब इनिशियल ड्राफ्ट था, वो कहते हैं इनिशियल ड्राफ्ट जो था वो भी इरफान कादिर साहब के दफ्तर में हमने तैयार किया। फिर नईम बुखारी साहब भी गए लाहौर, फिर वहाँ उन्हीं के दफ्तर में तैयार किया होगा ना, उन्होंने तो नहीं किया। नहीं, मतलब ये है कि उस वक्त आपको याद है क्योंकि इरफान कादिर साहब का लाइसेंस सस्पेंड था उन दिनों में, क्योंकि ये तो जवाद ख्वाजा साहब ने इनको किया, और ये तो अभी रिसेंटली जब आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस बने तब इनका रिस्टोर हुआ ना लाइसेंस। तो ये बताया जाता है कि आपको पता है आसिफ खोसा साहब, इरफान कादिर साहब और कुछ दो तीन बहुत करीबी दोस्त हैं। दोस्ती है, यावर अली साहब भी हैं। तो मैंने एक दिन इरफान कादिर साहब से पूछा, मैंने कहा इरफान कादिर साहब, कभी खोसा साहब से आपकी बात हुई है कि ये जो पनामा के दौरान क्या कुछ होता है? कभी उन्होंने बताया? तो वो हंस के कहने लगे नहीं, कभी हमारी इस मामले पे कभी बात नहीं हुई। नहीं, वो इरफान कादिर साहब बेसिकली जो रिस्टोर जुडिशरी है ना, 31 जुलाई 2009 के फैसले के वो क्योंकि अफेक्टी थे, और उसके बाद जो बहाल हुई जुडिशरी, फिर उन्हें अटॉर्नी जनरल भी बनाया गया पीपल्स पार्टी ने, फिर उसके बाद मौजूदा मुख्तलिफ केसेस में वो पेश हुई। तो वो काफ़ी इन जजेस के हवाले से वोकल, सबसे ज़्यादा जिन्होंने इन जजेस मौजूदा जजेस को, चाहे वो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन किया है। लेकिन तो एक बात है कि उनके हम भी उनके साथ आंकड़ा हमारा भी रहता था, लेकिन एक बात मानने वाली और तस्लीम करने वाली बात है कि जब वो जो बातें करते थे पर बाद में वो दुरुस्त साबित होती है। तो उस वक्त भी उनके साथ सपोर्ट करता था कि जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला उस वक्त के, जी उन्होंने देखें जी वो कोई इशारे ऐसे किए और ये वो उस पर वो बहुत, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी। वो जो बेंच नंबर 1 में इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम, वो उस वक्त तो क़य्यूम साहब आप इस चीज़ को किसी दिन रिपेंट करेंगे कि आप लोगों का भी उसमें थोड़ा सा ना नहीं वो चीज़ें थी। मतलब देखें, नहीं इशारा था, ठीक है ना, ये नहीं है उन्होंने कहा कि जज भाग गए। नहीं ऐसे बात नहीं थी। अच्छा। उन्होंने बिल्कुल, ये हमारे एक सीनियर एंकर हैं, उन्होंने ना वो भी उस वक्त बाहर अच्छा, निकले और उन्होंने गलत खबर दी थी। ये अच्छा, ऐसी बात नहीं थी। चलें, हाँ बहरहाल वो छोड़ें उस बात को। तो ये जो इरफान कादिर साहब का इंतखाब है, इसके पीछे क्या हिकमत अमली नजर क्या? ये वही हिकमत अमली है जो जस्टिस कादी फाइसा में मेरा ख्याल है कि पीटीआई की हुकूमत ने या एस्टैब्लिशमेंट ने कि उनको जो है वो फर्स्ट रो में बिठा दिया गया इरफान कादिर साहब को। पहले वो लीडिंग वकील थे, बाद में उन्हें नहीं, फ़रूक नसीम साहब खुद आ गए। आखिरी टाइम तक नहीं पता चला कि इरफान कादिर साहब आर्गू करेंगे नहीं, आखिर में कहा गया जी वो सदर पाकिस्तान के हैं कि वकील हैं कि, उसके बाद उनको आर्गू ही नहीं उन्होंने किया। तो यहाँ भी लग रहा है कि मेरा ख्याल है मे भी आर्गू वो ना करें, आर्गू आज़म तारड़ या कोई और करें, सिर्फ ये है कि दिखाने के लिए भी हो कि भाई वो हैं। हाँ, ये हालात आगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है या अंदाज़ा है? मेरा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा, क्योंकि ये है कि इरफान कादिर साहब तो तब ही आएंगे जब बिल्कुल आपने वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये प्रोसीडिंग्स बड़ी मज़े की होंगी, तो आप फिर आज हमारे व्यूअर्स से वादा करें कि आप हमारे साथ चलेंगे, हम हाई कोर्ट की वो जो है वहाँ पे कवरेज करेंगे और फिर आवाम को इस बारे में मुतला करेंगे। देखें, अभी जो सूरत हाल है ना, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल है सियासत आपकी, वो एक केस में है, वो है मरीम नवाज़ की कन्विक्शन। बाकी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। और जरदारी साहब इस वक्त जो मरीम, अगला इलेक्शन है उसमें जो फेस है पीपल्स पार्टी PMLN का, और पंजाब में क्योंकि असल लड़ाई होनी है पंजाब में इलेक्शन की, उसमें सारा वोट बैंक मरीम नवाज़ ने करना है। और मरीम नवाज़ की कन्विक्शन को इंश्योर अगर उसमें जुडिशरी का देखना है, क्योंकि ये परसेप्शन ये है, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस होंगे ना, मतलब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपीलें भी और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो केसेस हैं उनके फैसले भी, क्योंकि अब ये टाइम ऐसा शुरू हो गया है कि 6 महीने आइंदा बहुत अहम है। जुडिशरी को ये भी देखना है कि मरीम नवाज जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती थी। करप्शन तो ये होती है ना, पब्लिक ऑफिस होल्ड करेंगे जो भी मामला करें। तो ये वो चीज़ें हैं कि अब जुडिशरी ने अगर एक इमर्जिंग, एक जिसकी आवाज़ है पंजाब में, सपोर्ट है, उनको इस तरह के वो पब्लिक ऑफिस होल्ड ही नहीं किया और उनको 10-15 साल के लिए नायल कर दें, मेरा ख्याल है ये जुडिशरी पे, और जिस तरीके से उस वक्त साकिब निसार साहब ने एक काम जिस तरीके से भी, जिस अंदाज से किया, और इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बाकायदा तारीख दी गई 6 महीने की, 6 महीने के अंदर नहीं, आखिरी और फिर उसके बाद इलेक्शन से पहले 25 जुलाई से पहले 10 मई
10 मई 2018 तक जो है एक रेफरेंस का डिसाइड हो ताकि इलेक्शन, हालांकि मेरा ख्याल है कि वो और वो रेफरेंस कौन सा था? वो यही वाला एवन था। फील्ड। एवन तो फील्ड असल था। बात ये है कि मेरा ख्याल है कि ये जुडिशरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, उनकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी, ये ना हो कि जब नून लीग या पीपल्स पार्टी के पावरफुल सर्कल के साथ मामला ठीक हो जाते हैं तो उनके केसेस में भी रिलीफ मिलता है, जब नहीं होते तो रिलीफ भी नहीं मिलता। ये परसेप्शन जुडिशरी के लिए तबाहकुन होगी, जुडिशरी को ये परसेप्शन से निकलना होगा। ठीक हो गया जनाब। हाँ, तो ये दो अहम चीज़ें जो बहुत कोरिलेट करती हैं, चेयरमैन नैब की का तसलसल, चेयरमैन नैब के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर सरतापा वीडियो, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब कोर्ट की सज़ाओं के ख़िलाफ़ जज अरशद मलिक की वीडियोस, फिर उसमें जो है वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का बयान, और उसमें जो है वो जनरल फैज़ से उनकी मुलाकातों की तफसीलात, ये सब अब जो है वो अदालतों के सामने आ गई हैं। तो इस हवाले से ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ किस रुख बैठती हैं, इसके बारे में क्या होता है, इस पर हम भी नज़र रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होने वाली ये अहम अदालती कार्रवाई जो है उसको भी हम उसको कवर करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शराय दस्तूर से AQS लाइव से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।